बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे रिडक्शन ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन टू कैनोनिकल फॉर्म के बारे में। इसके अलावा जब हम कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे होंगे तो चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा, तो हम उसे भी डिटेल में आज स्टडी करेंगे। कैनोनिकल फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हम ऐसा करते क्यों हैं? हम अपनी PDEs को कैनोनिकल फॉर्म में क्यों ट्रांसफ़र करते हैं? सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी जो है सेकेंड ऑर्डर PDE लिख लेते हैं, जो हमने पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस की थी इसकी क्लासिफिकेशन। ये बेसिकली उसी जो है क्लासिफिकेशन के बाद का एक सीक्वल है कि अब जब हम एक बार इक्वेशंस को क्लासिफाई कर लेते हैं उसको भी इसमें इस्तेमाल करेंगे और फिर इनके सॉल्यूशंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये थी जी सेकेंड ऑर्डर PDE x y c u y और इसके बाद जो बाकी के सारे जो है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स उसे हम यहाँ पे फंक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं। पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लिखते हैं, फिर डिपेंडेंट वेरिएबल, फिर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट से और फिर फर्स्ट सेकेंड वेरिएबल के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेते हैं इक्वल्स टू 0। सो दिस वाज द सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारा सवाल है कि हम ऐसा करते क्यों हैं? कैनोनिकल फॉर्म जो है वो ये करेगी कि इन तीन हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स में से किसी एक या फिर किसी भी एक को, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ये ए वाले को ख़त्म करे, किसी एक डेरिवेटिव को या किसी दो डेरिवेटिव्स को ये ख़त्म कर देती है, गायब कर देती है। तो अब अगर सोचें कि हमारे पास जो है ये डेरिवेटिव्स मौजूद ना हो, सिर्फ एक डेरिवेटिव हो, तो इक्वेशन कितनी आसान हो जाती है ना, सॉल्व करना आसान हो जाता है। या फिर हमारे पास कोई से दो मौजूद हों तो भी इक्वेशन जो है आसान दिखने लगती है। तो कैनोनिकल फॉर्म का फ़ायदा यही होगा कि हमारे पास जो सेकंड ऑर्डर PDEs है उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में ऑब्वियसली वो सेकंड ऑर्डर होंगे ना, उनमें से एक या दो जो है वो क्या होंगे, वैनिश हो जाएंगे और हमारी इक्वेशन जो है एक सिंपलर फॉर्म में अपेयर होगी, ठीक है। अब जो ट्रांसफॉर्मेशन है इससे हमें कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स या फिर सिंपली कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ऑब्टेन होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स क्या होती हैं? ये ऐसी कर्व्स होती हैं जिसके अलोंग जो है हमारी PDE वो ODE में ट्रांसफ़र हो जाती है, मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में पहुंच जाते हैं, ठीक है। हमारी इक्वेशन जब ऑब्वियसली अब PDE नहीं रहेगी, ODE हो जाएगी, तो आसान हो जाएगा उसको सॉल्व करना। तो कैनोनिकल फॉर्म का एक फ़ायदा ये भी है। इसके अलावा कैनोनिकल फॉर्म जो है वो कैरेक्टरिस्टिक मतलब नेचर पे कोई फ़र्क नहीं डालती जो हमारी ओरिजिनल PDE है। मतलब ये हमारी ओरिजिनल PDE है, हम इसे कैनोनिकल फॉर्म में ट्रांसफ़र करेंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि उसकी नेचर पे। लाइक अगर हमारी ये एलिप्टिक थी तो जो ट्रांसफॉर्म्ड हमारे पास इक्वेशन आएगी वो भी एलिप्टिक ही आएगी, और अगर जो हमारी गिवन थी वो पैराबोलिक है तो जो हम न्यू कैनोनिकल फॉर्म में ऑब्टेन करेंगे वो भी पैराबोलिक होगी। इसी तरह से हाइपरबोलिक का भी केस है। इससे होता ये है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जो हम करते हैं कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, इससे हमारी PDE के नेचर पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी इक्वेशन मज़ीद सिंपल हो जाती है, आसान हो जाती है उसका सोल्यूशन ऑब्टेन करना। अब अगला सवाल है कि हम ऐसा करते कैसे हैं? हम ऐसा ऐसे करते हैं कि हम कोऑर्डिनेट्स को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, मतलब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं x और y उन्हें एक्साई और ईटा में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। जो हमारे पास एक्साई होता है वो भी फर्दर डिपेंड कर रहा होता है x और y पे, और जो ईटा होता है वो भी फर्दर डिपेंड कर रहा होता है x और y पे, ठीक है। हम जिस कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्म जो है ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे, x को एक्साई में कर लेंगे और y को ईटा में ट्रांसफॉर्म कर देंगे, हमारे पास न्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आ जाएंगे और ये वेरिएबल हमारे लिए उस इक्वेशन को ऑलरेडी सिंपल बना चुके होंगे। तो चले अब मूव करते हैं हम अपनी रिडक्शन ऑफ सेकेंड ऑर्डर PDE के बारे में। अब उसको स्टार्ट करते हैं। अभी तक तो हमने उसके फ़ायदे डिस्कस किए। अच्छा, अब हमारे पास जो सेकेंड ऑर्डर PDE पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो यूँ लिखी जाती है, ठीक है, वी नो दैट। अब चूंकि हमारी जो कैनोनिकल फॉर्म है वो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स के साथ ज़्यादा कंसर्न है, तो मैं ये करूँगी कि जो जहाँ फर्स्ट ऑर्डर वाली टर्म्स है
या फिर जिसमें डेरिवेटिव्स नहीं है, वो वाली टर्म जो हमारी फोर्सिंग फैक्टर भी कह सकते हैं, जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होता, उसे सिंपली बस ये करेंगे कि इतने हिस्से को हम ऐसे एक रिलेशन की फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है, ताकि कैलकुलेशंस थोड़ी सी कम रहें और जिस पार्ट के साथ हम कॉन्सर्न है लाइक द प्रिंसिपल पार्ट, हम उसी से अपने रिलेटिव आंसर जो है वो ऑब्टेन कर लें। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेते हैं। अब ये जो हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं ए बी सी और इसी तरह से ये डी ई एफ जी, ये सारे या तो कांस्टेंट्स होंगे, मतलब इनकी वैल्यू 1 2 3 समथिंग इस तरह की होगी, या फिर ये फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मुराद क्या है कि या तो x होगा, y होगा, या सिर्फ x होगा, या y या स्क्वायर्स में भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इनकी जगह पे u या u का कोई भी डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि ये हमारी इक्वेशन क्या होगी, लीनियर होगी, ठीक है। अब इसके बाद ये है कि हम इस इक्वेशन को हाइपरबोला में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, एलिप्स में भी और पैराबोलास में भी सूटेबल ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर, ठीक हो गया। अब इसके पहले लिए शुरू करते हैं जी अपना काम। लेट अस कन्वर्ट द PDE1 यूजिंग द कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। जो भी हमने बात की है कि ये हम करते कैसे हैं, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू करते हैं। सो कोऑर्डिनेट के ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या करेंगे भाई, अब देखिए हमारे पास जो था x, उसको हम एक्साई में ट्रांसफ़र कर देंगे, y को हम ईटा में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जब ऐसा होगा तो जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल था u, वो पहले x और y पे डिपेंड कर रहा था, तो बाद में ये ट्रांसफ़र हो जाएगा u ऑफ, अब x की जगह पे लिखेंगे एक्साई, एक्साई फर्दर डिपेंड कर रहा है एक्स वाई पे, सेकंड कंपोनेंट y की जगह पे लिखेंगे ईटा, एंड ईटा इज फर्दर डिपेंडिंग ऑन x एंड y। सो इस तरह से हम अपनी कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे, लेकिन उससे पहले एक कंडीशन ज़रूरी है, ठीक है। अब वो कंडीशन क्या है, जैकोबियन, जैकोबियन का नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि जब किसी भी कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन में जैकोबियन नॉन ज़ीरो होता है तो वो इस बात को इंश्योर करता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन 1 to 1 है। लाइक अगर हमारे पास x है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जब हम ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे तो एक वेरिएबल आएगा ही आएगा, y है तो एक वेरिएबल ईटा ज़रूर होगा। इससे ये होता है 1 to 1 ट्रांसफॉर्मेशन से हमारी ट्रांसफॉर्मेशन इन्वर्टेबल होती है। मतलब अगर हम x से एक्साई में जाते हैं तो इन्वर्टिबिलिटी का मतलब है कि हम एक्साई से x में भी वापस आ सकते हैं। y से ईटा में जाते हैं तो ईटा से भी हम इन्वर्स जो है वापस वापस आ सकते हैं y में। तो अगर हमारी ट्रांसफॉर्मेशन इन्वर्टिबल होगी तो इसका मतलब है उनके दरमियान 1 to 1 रिलेशनशिप है, मतलब ये दोनों दोनों आपस में इक्विवेलेंट है, सेम है, सिवाय इस बात की कि उनके जस्ट वेरिएबल्स में चेंज है, पहले x और y था, बाद में एक्साई और ईटा आ जाएगा। उसके लिए ज़रूरी है कि जो जैकोबियन होगा उस ट्रांसफॉर्मेशन का वो ज़ीरो के इक्वल ना हो। जैकोबियन कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्साई है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, फिर एक्साई का विद रिस्पेक्ट टू y, ईटा का विद रिस्पेक्ट टू x एंड ईटा का विद रिस्पेक्ट टू y, देन वी हैव टू कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट। और अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं आएगा तो हम कहेंगे कि हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो इन्वर्टेबल है अंडर द स्पेसिफिक रीजन जिसके अंदर हम अपने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टडी कर रहे हैं, और उनके दरमियान 1 to 1 ओल्ड और न्यू वेरिएबल्स के दरमियान में 1 to 1 रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा, अब इन्वर्टिबिलिटी को भी हम आगे जाके डिस्कस कर लेंगे कि ये कैसे है जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन इसको वेरीफाई करेंगे। अभी हम ये करते हैं कि अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को परफॉर्म कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन इंट्रोड्यूस करा दी, एक्साई और एक्स ईटा हमने इंट्रोड्यूस करवाए। अब हमारा ओब्वियसली जब u x और y पे डिपेंड कर रहा था तो अब वो u एक्साई और ईटा पे डिपेंड करेगा। तो अब हमें क्या चाहिए, हम अगर कहते हैं कि हमारे पास कोई अननोन फंक्शन है u, तो किसी भी पीडीई का सोल्यूशन तब होगा जब वो उस पीडीई को आइडेंटिकली सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, हम इस बारे में बात करके आ चुके हैं, आइडेंटिकली सेटिस्फाई करेगा इन द सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो आइडेंटिकली सेटिस्फाई करने से क्या मुराद है, मेरे पास u है,
वो इस इक्वेशन, इस पीडीई का सोल्यूशन तब ही होगा जब u के ये कॉरस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव्स लेंगे और इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा, यानी राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि ये जो अननोन फंक्शन u हमने लिया है, जो कि इक्वेशन नंबर 4 की फॉर्म में है, ये उस इक्वेशन नंबर 1 का सोल्यूशन है। तो अभी हमें क्या करना है कि हमने इसके डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने हैं। तो डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए वी हैव टू यूज़ दी चेन रूल, ठीक है, क्योंकि u एक्साई पे डिपेंड कर रहा है और एक्साई फर्दर x पे डिपेंड कर रहा है। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द सॉल्यूशंस। सो सबसे पहला डेरिवेटिव जो हमने कैलकुलेट करना है वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x के, u का, ठीक है। सो पहले हम u का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेंगे, फिर हम उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। सो देखें यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है u विच इज़ u ऑफ एक्साई फर्दर डिपेंड कर रहा है x और y पे, और ईटा जो है वो फर्दर डिपेंड कर रहा है x और y पे, ठीक हो गया। अब हमने कैलकुलेट करना है पार्शियल u बाई पार्शियल x, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन उस तक x तक जाने के लिए दरमियान में देखिए एक्साई आ रहा है, हमें पहले एक्साई तक जाना होगा, फिर एक्साई से हम फर्दर x में जाएंगे। सो हम यूँ करेंगे पार्शियल u बाय, पहले u का डेरिवेटिव एक्साई के रिस्पेक्ट से कर लेंगे, ठीक है। फिर इस एक्साई का डेरिवेटिव हम विद रिस्पेक्ट टू x कर लेंगे, ठीक हो गया। अब देखें चेन रूल लगा है, तो अगर हम ये दोनों कैंसिल आउट कर दें तो हमारे पास पार्शियल u बाई पार्शियल x आ जाता है, प्लस, लेकिन अभी हमारे पास u में एक और कंपोनेंट है ईटा जो कि x पे डिपेंड कर रहा है, तो इस वजह से हमें अगेन अभी उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। उसके लिए हम प्लस लगा लेंगे, जब हम सेकेंड कंपोनेंट की तरफ मूव कर रहे हैं तो हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे। अगेन u को ईटा के रिस्पेक्ट से हम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। सो पार्शियल u बाई पार्शियल ईटा, और फिर ईटा को विद रिस्पेक्ट टू x के कर लेंगे, पार्शियल ईटा बाई पार्शियल x। ये सिंपल डेरिवेटिव है u का विद रिस्पेक्ट टू x के, ठीक है। अब अगर इसी तरह से मैं y की बात कर लूँ, y की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है, सो यहाँ पे x की जगह पे आएगा पार्शियल y, और यहाँ पे भी सिंपल क्या आ जाएगा y, इधर भी y आ जाएगा, ठीक हो गया। कोई मुश्किल इसमें बिल्कुल भी नहीं है, सिंपल ये पैटर्न फॉलो करना है। जब भी आपने u या फिर पार्शियल u बाई पार्शियल ईटा का डेरिवेटिव, पार्शियल u बाई पार्शियल एक्साई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जो है x के, इस तरह से फर्दर कैलकुलेट करने होंगे इन टर्म्स के डेरिवेटिव, ये जो है हमारे पास, तो जो हमें पैटर्न फॉलो करना होगा वो ये होगा। देखें सबसे पहले जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, हम यहाँ पे ये कर लेंगे, जो भी टर्म है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्साई, ये वो टर्म, यहाँ पे वो टर्म आएगी, ठीक है। कोई भी टर्म है, मैं यहाँ पे पार्शियल बाई पार्शियल एक्स कैलकुलेट करना चाह रही हूँ, किसी भी टर्म का एक्साई के रिस्पेक्ट से, और फिर एक्साई का इस एक्स के रिस्पेक्ट से, ठीक है। फिर उसी टर्म का डेरिवेटिव ईटा के रिस्पेक्ट से, ठीक है, और फिर ईटा का एक्स के रिस्पेक्ट से, ये पैटर्न फॉलो करना है। सेम अगर हम y के रिस्पेक्ट से किसी टर्म का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, बी वेरी केयरफुल, इस टर्म के अंदर u या फिर u का कोई सा भी डेरिवेटिव मौजूद होगा तब हम ये पैटर्न चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। u या फिर u का कोई सा भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर वेरिएबल, ठीक हो गया। सो अब इसके बाद हम कर लेंगे जी y के रिस्पेक्ट से सेम यहाँ पे। चलिए अब हम एग्जांपल लेते हैं कुछ डेरिवेटिव्स की कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो यहाँ पे करते हैं जी, पहले अभी हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, u का तो हम कर चुके, अब हम करते हैं कि अगर हमारे पास आ जाए पार्शियल u बाई पार्शियल ईटा, इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x के। तो अब देखिए हमने x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, x यहाँ पर भी है u के अंदर और ईटा के अंदर भी मौजूद है, इसके लिए हमें ये पैटर्न जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। क्या करेंगे, पहले इस टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्साई, और फिर एक्साई का विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस उसी टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ईटा, और फिर ईटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो लिख लेते हैं पार्शियल u बाई पार्शियल ईटा, एंड यहाँ पे भी पार्शियल u बाई पार्शियल ईटा। देखिए कितना आसान है, इसी टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कैलकुलेट करना होगा, तो यहाँ पे भी पार्शियल u बाई पार्शियल ईटा, पार्शियल u बाई पार्शियल ईटा,
पार्शियल यू बाई पार्शियल ईटा। अच्छा, अब इनको इवेलुएट कर लेते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। ये देखें, इस टर्म को हम यूँ भी लिख सकते हैं पार्शियल स्क्वायर। अब जाहिर है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा ना, u बाय, तो पहले डेरिवेटिव था ईटा के रिस्पेक्ट से, बाद में डेरिवेटिव है एक्साई के रिस्पेक्ट से। ठीक हो गया। अब इस टर्म को अगर हम लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा जी, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा u का, अब ईटा ईटा, सो इट्स ईटा के रिस्पेक्ट से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेम हेयर, यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, पार्शियल स्क्वायर u बाय पार्शियल ईटा पार्शियल एक्साई, और यहाँ पे भी पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल ईटा स्क्वायर, सेम। ठीक है, सो दिस इज़ द पैटर्न कि अगर हमारे पास इस तरह से आ जाए, अभी तो मैंने पार्शियल यू बाई पार्शियल ईटा का कैलकुलेट किया है, यहाँ पे एक्साई आ सकता है, ठीक है, और यहाँ पे एक्साई आ सकता है, बस इतनी सी चेंजिंग्स होगी। और यहाँ पे चेंज हो जाएगा जी, यहाँ पे ये वाली टर्म इस तरह से हो जाएगी, पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्साई स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म हमारे पास सब मिक्स डेरिवेटिव में आ जाएगी, इतना सा फर्क हुआ है बस, पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल एक्साई पार्शियल ईटा, और यहाँ पे भी आ जाएगा हमारे पास पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल एक्साई स्क्वायर, एंड यहाँ पे आएगा जी partial xi partial eta. So this is the very easy thing, the partial derivatives that we have already done many times, but it was just the revision, so you guys may not suffer any ambiguity while doing the ट्रांसफॉर्मेशन। सो अभी आपको समझ आ चुकी है, अब हम फर्दर जो है अपने डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कर लेते हैं। सो हमारी इक्वेशन नंबर 1 में डेरिवेटिव्स हमें जो अभी चाहिए, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है सेकंड ऑर्डर, वो यू एक्स एक्स है, यू एक्स वाई है, और यू वाई वाई है। हम इसे लर्न करते हैं, और अभी बेसिकली हमने बहुत सा सीख भी लिया है डेरिवेटिव्स को एवेलुएट करना, अब इसको एवेलुएट करते हैं ताकि काम आसान हो जाए, ये दोनों बिल्कुल फिर बहुत आसान हो जाएंगे, सेम पैटर्न पे वर्क करते हैं। सो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट यू एक्स, तो जो होता है पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स, तो चलें जी उस तरफ मूव करते हैं। सो partial u by partial x and partial by partial x, सो ये सारी टर्म लिख लेते हैं। सो पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स एज इट इज़ आ जाएगा। अभी जो सीखा है कि जब u का डेरिवेटिव करना हो या फिर किसी भी u के डेरिवेटिव का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना हो, तो हमें सबसे पहले u लिख लेना है ताकि काम आसान हो जाए। ठीक है, ये जगह किसके लिए छोड़िए, जिसका हम डेरिवेटिव कैलकुलेट करें, सो सिंपल यहाँ पे हम u पुट कर देंगे। ठीक हो गया, एवेलुएट कर लेते हैं हम, पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स विल बी इक्वल्स टू पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्साई बाई पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल यू बाई पार्शियल ईटा एंड पार्शियल ईटा बाई पार्शियल एक्स। ठीक है, ये हमारा डेरिवेटिव हो गया पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स, बट वी आर इंटरेस्टेड इन टू कैलकुलेट द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, सो उसके लिए हम कर लेते हैं जी पार्शियल बाई पार्शियल एक्स पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स। ठीक है, इस तरफ तो ऐसे ही होगा ना इसका। अब बाकी की टर्म्स की तरफ मूव करते हैं, इक्वल्स टू, इस तरफ भी पार्शियल बाई पार्शियल एक्स लिख लेते हैं। अच्छा, इसको करते हैं, इस टर्म के लिए अलहदा कर लेते हैं और इस टर्म के लिए अलहदा कर लेते हैं, दैट इज प्लस, इस टर्म पे अलहदा से अप्लाई कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है बिकॉज जो हमारा पार्शियल डेरिवेटिव का ऑपरेटर है दिस इज ए लीनियर ऑपरेटर, सो हम इसे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जैसे हम ऑर्डिनरी डेरिवेटिव को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा, अब देखें, ये हमारे पास एक ये टर्म आ गई, एक ये टर्म आ गई, इसमें u है, u भी x पे डिपेंड कर रहा है, और ये जो हमारे पास एक्साई वाली टर्म है इसमें भी x का डेरिवेटिव है, सो ये भी x के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो इसका मतलब है कि हमें अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन को इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसमें अब करेंगे ये कि पहली टर्म का डेरिवेटिव और सेकंड टर्म एज इट इज़, फिर उसके बाद प्लस फर्स्ट टर्म एज इट इज़ और डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म। ठीक हो गया, ये हमारी सिर्फ इस टर्म की एक्सपेंशन है, सही हो गया। इसके बाद अगर हम दूसरी टर्म के लिए जो है ये कलर थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं। अच्छा, दूसरी टर्म है जी, इसमें भी यूँ ही करेंगे। अब ये हमारे पास कुछ इतनी टर्म्स आ गई हैं, इन्हें सिंप्लीफाई करना है और एवेलुएट करना है। सो पहली टर्म की तरफ बढ़ते हैं जी हम। अभी थोड़ी देर पहले जो बात की है कि u
या फिर u के किसी भी डेरिवेटिव का जो है हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट करना होगा, तो हम पहले ये पैटर्न बना लेंगे। अब देखिए इसके साथ डॉट है, मतलब ये सारी टर्म जो ये सारी टर्म है इसके हिस्से की ये सारी टर्म आ रही है, ठीक है। और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा पार्शियल एक्स आई बाई पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स आई, और इसका डेरिवेटिव वैल्यूएट कर लें तो वो हो जाएगा पार्शियल स्क्वायर एक्स आई बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर, ठीक है। पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स आई, पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स आई। अच्छा, अब इस पे आ जाएं जी। इसको भी पहले वही पैटर्न हमें फॉर्मुलेट करना होगा, पार्शियल बाय पार्शियल बनाना है एक्साई। ये इस पे गौर करें बस, ये वाली टर्म पे, ठीक है, क्योंकि ये डेरिवेटिव का डेरिवेटिव आ रहा है, यू है उसमें इन्वॉल्व, तो इस तरह की टर्म कैसे करना है। अब ये पार्शियल ईटा बाई एक्स साथ मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस पार्शियल यू बाई ईटा एज इट इज़, और इस टर्म का डेरिवेटिव ईटा सिर्फ एक्स पे ही डिपेंड कर रहा है, सो डायरेक्ट उसका डेरिवेटिव आ जाएगा जी पार्शियल स्क्वायर ईटा बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे हम कर किसका रहे थे इसका, पार्शियल यू बाई पार्शियल ईटा, पार्शियल यू बाई पार्शियल ईटा, ठीक हो गया। आई होप कि समझ आ रही होगी। अच्छा, अब हम इनको एवेलुएट कर लेते हैं जो हमारे पास डेरिवेटिव्स आए हैं। पहले ऊपर वाली टर्म्स का कर लेते हैं। अब देखें यहाँ पे u का विद रिस्पेक्ट टू एक्साई हो रहा है, तो एक्साई ही बाहर है, तो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पार्शियल स्क्वायर u बाई पार्शियल एक्साई स्क्वायर, साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है पार्शियल एक्साई x। ये जैसे अभी थोड़ी देर पहले लर्न किया है, अब ये u का पहले सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा, पहले एक्साई है फिर ईटा, और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है पार्शियल ईटा बाई पार्शियल एक्स, और इसको एवेलुएट कर लिया। अब ये जो बाहर ब्रैकेट में है पार्शियल एक्स आई बाई पार्शियल एक्स, इसी तरह से हम अपनी सेकेंड टर्म की तरफ मूव करते हैं, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, मतलब कुछ मल्टीप्लिकेशंस करेंगे। इक्वल्स, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस टर्म को, ये जो अंदर एक टर्म दो टर्म इन दोनों के साथ, ठीक है। इसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जैसे हम करते हैं x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर होता है, पावर z हो जाती है, इसी तरह से इसकी भी पावर z हो जाएंगी, मतलब एक पावर इसकी है तो एक पावर इसकी है, तो यहाँ पे टोटल पावर्स क्या हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं बना देना, इसको ऐसे नहीं लिखना, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है जबकि ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का स्क्वायर बन रहा है प्लस, अब ये सेकेंड टर्म लिखते हैं, कोई भी टर्म्स मल्टीप्लाई होकर पावर z नहीं हो रही हैं, अब ये टर्म लिख लेते हैं, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं जी अपनी सेकेंड टर्म की तरफ, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें ये टर्म जो है हमारे पास, दिस वाज पार्शियल एक्साई एंड पार्शियल ईटा, और ये टर्म जो है हमारे पास बिल्कुल सेम है, चूँकि ट्रांसफॉर्मेशन इनवर्टेबल है, सो वी आर टेकिंग हेयर, हम जनरल ट्रांसफॉर्मेशन भी कर रहे हैं तो हम इनको इक्वल ले रहे हैं, पार्शियल एक्साई पार्शियल ईटा इज इक्वल टू पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल ईटा एंड पार्शियल एक्साई, ठीक है, ये दोनों इक्वल होंगे। तो अगर ये इक्वल है तो जैसे हम करते हैं x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 2x, तो ये भी 2 के साथ आ जाएंगी। अब हम इन्हें सब्सक्रिप्ट नोटेशन में लिख लेते हैं, ठीक है, टू जस्ट सेव द टाइम। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्साई है u का, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्साई, और यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का x के रिस्पेक्ट से और उसका स्क्वायर है, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं, 2 बिकॉज इन दोनों को ऐड करेंगे, और u का डेरिवेटिव है एक्साई और ईटा के रिस्पेक्ट से, एक्साई और ईटा के रिस्पेक्ट से, और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है ईटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और एक्साई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। इसे हम लिखेंगे u का डेरिवेटिव एक्साई के रिस्पेक्ट से, और ये एक्साई का 2 टाइम डेरिवेटिव है x के रिस्पेक्ट से। अब हम जो है अपनी नीचे वाली इक्वेशन की तरफ मूव करते हैं। दिस इज़ द फाइनल आंसर। इसको थोड़ा सा मेमोराइज करने की जो है लिहाज से लिखना हो, याद करना हो कि कैसे किया जा सकता है, तो ये पैटर्न इसका बेहतरीन है। सबसे पहले तो जो है जी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एक्साई के रिस्पेक्ट से लिख लें, और फिर एक्साई एक्स का स्क्वायर। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिख लें ईटा के रिस्पेक्ट से,
फिर ईटा एक्स का स्क्वायर, फिर जैसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर करते हैं, अब आ जाएगा 2u का एक्साई और ईटा का, और एक्साई एक्स ईटा एक्स। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स तो लिख लिए हैं, ठीक है। अब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स की बारी आती है, तो u का यहाँ पे करेंगे हम एक्साई, ठीक है, और फिर एक्साई का अब 2 टाइम x के रिस्पेक्ट से कर लेंगे, फिर इसी तरह से u का करेंगे ईटा, और ईटा का 2 टाइम x के रिस्पेक्ट से कर लेंगे। दैट्स इट। सो दिस इज द बेस्ट पैटर्न टू लर्न द फॉर्मूला। तो बिल्कुल इसी पैटर्न पे जो है ये तो अभी हमने कैलकुलेट किया है, u एक्स एक्स, u वाई वाई भी कैलकुलेट किया जा सकता है, u सब एक्स वाई भी कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। सो आफ्टर कैलकुलेटिंग इन्हें हम कुछ नाम दे देंगे, इक्वेशंस के नाम, लाइक जिस तरह से है यहाँ पे। सो u एक्स का जो डेरिवेटिव था इक्वेशन नंबर 5, सेम हमने जो y के रिस्पेक्ट से कैलकुलेट किया 6, u एक्स एक्स जो भी कैलकुलेट किया है 7, और u वाई वाई 8, एंड u सब एक्स वाई, इसको इक्वेशन नंबर 9 का नाम दे लेंगे, ठीक है। सो इस यूजिंग इक्वेशन 5 to 9 जो है, इन्हें हम अगर इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। सो जो इक्वेशन नंबर 1 थी उसे अगर हम दोबारा से रीराइट कर लें, इट वाज, सो जो ये बाकी सारा पोर्शन होगा जिसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होंगे उसे हम अब एफ बार से डिनोट कर लेंगे, जैसे इक्वेशन नंबर 1 में हमने उसे एफ से डिनोट किया था। इसके अलावा यहाँ पे एक्स था, ठीक है, और यहाँ पे वाई था, यहाँ पे u सब x था, यहाँ पे u सब y था। तो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो है ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा f बार की फॉर्म में। तो अब ये देखिए a और ये u एक्स एक्स की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की थी, दैट इज़ इन इक्वेशन नंबर 7, ठीक है, ये सारी की सारी, फिर प्लस 2b ये वाला, और u एक्स वाई की वैल्यू इक्वेशन नंबर 9 से ये रही जो रेड कलर में है, ठीक है, फिर प्लस c, ये जो c है इक्वेशन में, u सब वाई वाई इक्वेशन नंबर 8 से उसकी वैल्यू लिख ली, और बाकी सारी वैल्यूज़ को हमने सिंपल एक फंक्शन की फॉर्म में जो है वो रख लेना है, और इक्वल्स टू 0 विच वाज द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1। अब हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, u एक्साई एक्साई, u एक्साई ईटा, u ईटा ईटा को कॉमन लेंगे। जिस तरह से इक्वेशन में पहले u एक्स एक्स था, u एक्स वाई था, u वाई वाई था, तो अब उनकी जगह पे ये डेरिवेटिव्स आएंगे तो हम कॉमन लेंगे, ठीक है, ताकि हम इस तरह की इक्वेशन दोबारा से फॉर्मुलेट कर सकें। सो u एक्साई एक्साई अगर हम कॉमन लेंगे तो इस टर्म में से ये जो ब्लू वाली है इनमें से देखें कि u एक्साई एक्साई कॉमन लेते हैं तो बाकी हमारे पास बचता है a एक्साई एक्स का होल स्क्वायर, ठीक हो गया। फिर उसके बाद अगर हम इस टर्म में से u एक्साई एक्साई कॉमन लें तो बचता है 2b एक्साई एक्स एक्साई वाई, 2b एक्साई एक्स एक्साई वाई, इसमें से लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा एक्साई वाई का होल स्क्वायर और साथ मल्टीप्लाई हो रहा है c। सो ये एक्साई वाई वाई कॉमन लिया, इसी तरह से u एक्साई ईटा कॉमन ले लेंगे और u ईटा ईटा कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले चुकने के बाद हमारे पास फिर भी कुछ टर्म बच जाएंगी, लाइक ये वाली टर्म बचेगी जहाँ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं, सो हम उन्हें इसी फंक्शन के अंदर जो है वो कंसिडर कर लेंगे। अब कॉमन ले चुकने के बाद जो है हम इस इक्वेशन को यूँ भी लिख सकते हैं, u एक्साई एक्साई, और इस सारी वैल्यू को नाम दे दें हम a बार का, u एक्साई ईटा और ये b बार, u ईटा ईटा और ये c बार, ठीक हो गया। अब अगर b बार है तो ये देखिए 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से पहले, ठीक है। सो 2 यहाँ पे लिख लें अगर हम, और वहाँ पे 2 नहीं लिखें, यहाँ पर भी 2 फिर नहीं अपेयर होगा, यहाँ पर भी नहीं अपेयर होगा। सो बाकी ये सारी वैल्यू जो है ये b बार में आएंगी, ठीक है। सो b बार के अंदर कहीं पे भी 2 नहीं लिखेंगे। अब इस तरह से, और ये बाकी सारा फंक्शन f बार एज इट इज़। सो अब ये जो हमारे पास इक्वेशन बन गई है और जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी उन्हें हम कंपेयर कर लें तो देखें, दिस वाज आवर इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 10 है, ये दोनों बिल्कुल सेम है। इक्वेशन नंबर 1 थी, ऐसी बात है तो कंपेयर करके देखें, दोनों इक्वेशंस बिल्कुल सेम है, ठीक है। यहाँ पे बस जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद भी देखें इक्वेशन बिल्कुल सेम है। जो हमारे पास इसका प्रिंसिपल पार्ट है वो भी सेम है, और कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही होंगी, और यहाँ पे a की वैल्यू ये सारी है, इस सब को b कहेंगे, इस सब को c कहेंगे, ठीक है। सो इक्वेशन नंबर 10, 11, 12, 13 कॉरस्पॉन्डिंगली हमारे पास अपेयर हो गई हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा
हमने इसमें सपोजिशन ली हुई थी ऑलरेडी कि जो हमारे पास जैकोबियन है ट्रांसफॉर्मेशन का वो नॉन ज़ीरो है। इसका मतलब है जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो इन्वर्टेबल है, और ये इन्वर्टिबिलिटी हम जो है कमिंग अप लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी और जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 10 आई है, क्या ये बिल्कुल इक्विवेलेंट है, सेम है, और क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन इन्वर्टेबल है या नहीं है। सो मस्ट वॉच द सेकंड लेक्चर टू अंडरस्टैंड दिस कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने कर ली है क्या ये इन्वर्टेबल है या नहीं है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट नोट है कि ए बी और सी जो है वो तीनों एक ही वक्त में ज़ीरो नहीं होंगे, गायब नहीं होंगे। मतलब एक टाइम में कोई सा एक जो है इनमें से कोफिशिएंट ज़ीरो हो सकता है, या फिर कोई से भी दो ज़ीरो हो सकते हैं, तीनों के तीनों एक ही टाइम में ज़ीरो नहीं होंगे।